अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर में हम करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 8 है विच इज़ बायो एनर्जेटिक्स। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टोटल ये 13 है। हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट जो यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, इनकी अहमियत को बयान करना है। अपनी बुक का पेज 119 आपने ओपन कर लेना है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है बिल्कुल नीचे वाले पैराग्राफ से ना, पेज 119 पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको आप रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। और फिर आपने बिल्कुल लास्ट लाइन में आना है और यहाँ से करना है कि एसेंशियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी, कि ये अहम होते हैं, इसेंशियल होते हैं क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपको पता है एनर्जी की कौन सी फॉर्म यहाँ पे बात कर रहा है, वो एटीपी की, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, इसका पूरा जो फुल फॉर्म होती है ड्यूरिंग। सो नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं हम 120 पर। प्रोसेसेस से आप लोगों ने करना है, ठीक है। प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। आपको पता है दो ही प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस जो लाइट की प्रेजेंस में दिन में हो रहा होता है, और सेलुलर रेस्पायरेशन जो है रेस्पायरेशन का प्रोसेस सेलुलर, ये रात में हो रहा होता है। यहाँ तक आपने करना है। सो फिर आपने अपनी बुक के इसी फर्स्ट वाले पेज पर आना है और यहाँ से आप लोगों ने करना है इन प्लांट्स। क्योंकि उसने हमारे से क्या पूछी है, इसकी इंपॉर्टेंस पूछी है ना, अहमियत पूछी है, तो आपने बताना है कि इन प्लांट्स में रिडॉक्स रिएक्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, रिडॉक्स रिएक्शंस की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की हेल्प, ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। हेल्प का मतलब होता है मदद करते हैं। अच्छा, हेल्प के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये करना है जो मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है ना, टू कन्वर्ट लाइट देन आपने एनर्जी, ठीक है, टू कन्वर्ट ये लाइट के बाद एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज। बस ये आप लोगों ने करना है, यानी कि जो ज़्यादातर मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है ना, आपने यही करना है कि इन प्लांट्स रिडॉक्स रिएक्शंस हेल्प टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन, देन आपने ये वाला ग्लूकोज करना है। बेशक आपको अलग से यहाँ पे ये लाइन लिखना चाहते हैं या कहीं ऊपर, तो अपनी बुक के क्वेश्चन, आपके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, इसकी हेडिंग डालें और एक लाइन यहाँ पे लिखते, वहाँ से आपको करना ईजी होगा। बट मैंने आपकी बुक से लगाया, डेट्स वाई आपको आपकी आसानी के लिए इस तरह किया, बट आपको जैसे इजी लगता है आप कर सकते हैं। बट करना यही है कि रिडॉक्स रिएक्शंस हेल्प करते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स रिडॉक्स रिएक्शंस हेल्प टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है प्लांट्स के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शंस हेल्पफुल होते हैं और स्टोर्ड इन ग्लूकोज। बस इतनी सी एक लाइन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मींस। वो कहता है कि आपकी बुक वाला एटीपी और एडीपी से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। और उसके बाद वो आप लोगों से ये पूछता है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स मतलब एटीपी और एडीपी, इनका रोल्स बताएं क्या है, ठीक है, फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर इन मॉलिक्यूल्स का रोल बताएं। आपकी बुक का जो पेज है 130 आई थिंक सो, मैंने यहाँ 1 नहीं डाला, ठीक है, इस पर आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि सबसे पहले ना एटीपी और एडीपी का मतलब बताना है। तो एटीपी जिसको आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ए का मतलब हो गया एडिनोसिन, टी का मतलब हो गया ट्राई और पी का मतलब हो गया फॉस्फेट। एंड एडीपी, ए का फिर वही मतलब एडिनोसिन, डी का मतलब डाई, जैसे वहाँ पे टी था ट्राई, डी का मतलब डाई और पी मीन्स सेम फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या करते हैं, ये आर एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स इन सेल्स, ये सेल के अंदर एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। देन आप सेपरेटली बताएंगे एटीपी क्या फंक्शन है और एडीपी का क्या है। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं कि एटीपी स्टोर्स एनर्जी, एटीपी जो होता है ये स्टोर करता है एनर्जी को एंड आल्सो सप्लाई इट, और मजीद उसको सप्लाई करता है फॉर सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर, उन प्रोसेसेस के लिए, उन अफ़आल के लिए, ठीक है, जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं। वाइल, जबकि अब एडीपी की बात हो रही है, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की, इज फॉर्म्ड, ये तब फॉर्म होता है, तब बनता है व्हेन रिलीज एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज होती है, एंड कैन बी रिचार्ज्ड बैक टू एटीपी, और दोबारा से रिचार्ज भी हो जाता है बैक टू एटीपी, एटीपी के अंदर। एडीपी की बात हो रही है, तो ये आपने कर लेना है आपके सेकंड आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये 130 पेज पर मिलेगा आपकी बुक पे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने लिखे हैं ना, आप एज इट इज़ लिख लेंगे तो फिर आपकी बुक के ऊपर होंगे, और इजीली जब कभी आप एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को करने के लिए बैठेंगे तो आपको इजीली बुक पर से ही मिल जाएंगे।
अगर आपने इधर उधर बुक पर नोटबुक पर आपने इसको नोट किया होगा तो फिर आपको बाद में मुश्किल होगा, पता नहीं किस बुक पे मैंने लिखा हुआ था नोटबुक पे, तो बुक पे आप बेहतर है अगर लिख लें, बाकी फिर जिस तरीके से आपको सही लगता है। राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब थर्ड क्वेश्चन में वो पूछता है फोटोसिंथेसिस के लिए वर्ड इक्वेशन आप लोगों ने बयान करनी है, ठीक है, डिस्क्राइब करनी है या लिखनी है। आपकी बुक के पेज 121 पर आपको मिलेगी और दिस इज अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस वो क्या कह रहे हैं कि 12 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस फोटोन्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO 612 6 में इसी तरीके से याद रखती थी, बट आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 6 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन के 12 और साथ में 6 ही ऑक्सीजन, यानी कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और साथ में आपके पास यानी कि टोटल वैसे देखा जाए तो ये ग्लूकोज है, ठीक है, साथ में 6 आपके पास ऑक्सीजन के और 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स। दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये वो नीचे वही फुल फॉर्म लिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा है, ये वाटर लिख रहा है, फोटोन आपके पास क्या होते हैं, लाइट एनर्जी होती है, ये ग्लूकोज है, इसका फार्मूला है, साथ में ऑक्सीजन है, साथ में वाटर है। बट ये तो आप इजीली याद रख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट एनर्जी के मिलने से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और देन आपके पास एज इट इज़ वाटर ही बनता है, बट उसके 6 मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, वो ये याद रखना है 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ग्लूकोज का 1 और 6 ही ऑक्सीजन और देन 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। देखे ना, पहले 12 थे वाटर के, अब 6 हो गए हैं, तो ये आपने अच्छे से याद रखनी है इक्वेशन, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वाई इज़ क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की क्या अहमियत है, ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपने बताना है। आपको उसी बुक के पेज नंबर 121 पर मिलेगा, 121। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन आपका शॉर्ट जो है 4 वो बनता है, क्लोरोफिल इज़ अ पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, एक मादा है, फाउंड, ठीक है, FOUND, दिस इज फाउंड, पाया जाता है इन द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है सेल के, ठीक है, सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो पाया जाता है। इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है, एंड कन्वर्ट, और उसको बदल देता है इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के अंदर किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है, बेशक यहीं पे अपनी बुक पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का शॉर्ट, हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, पेज 122। यहाँ पर आपके पास लाइट रिएक्शंस वाला टॉपिक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। लाइट आल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल, लाइट जो है वो ब्रेक करती है वाटर मॉलिक्यूल को, जिसके रिजल्ट के तौर पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहाँ तक आपने कर लेना है। नेक्स्ट आपने आ जाना है ये वाली जो मैंने लाइन्स लिखी है ना, कि जब लाइट ब्रेक करती है वाटर मॉलिक्यूल को और ऑक्सीजन रिलीज होती है, इस प्रोसेस को आप फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट की मौजूदगी में, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, कि लाइट ब्रेक कर रही है ना वाटर के मॉलिक्यूल को और ऑक्सीजन रिलीज, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। एंड द रिलीज ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन जो यहाँ पे रिलीज हुई थी, इज एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर आप इसको लेते हैं। शॉर्ट आपका है क्वेश्चन 5 का आंसर, इसको आपने एज इट इज कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, विच ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आपने जस्ट उन ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, और साथ में सेकंड पार्ट में वो पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट की एब्जॉर्प्शन है उसके लिए कौन सी ऑर्गेनेली सेल की रिस्पॉन्सिबल है, वो आपने बतानी है। पेज 121 ओपन कर लें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, ये देखिए आप लोग। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुद से, मतलब क्या है कि लाइट के प्रेजेंस में, ऑटो का मतलब होता है ना जो खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, वो कौन है, वो प्लांट्स हैं, एल्गी है, सम बैक्टीरिया है, ठीक है। ये तो हो गए जस्ट उन ऑर्गेनिजम्स के नाम। और सेकंड उसने पूछा था विच सेल ऑर्गेनेली, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। अब आप चाहें, आपकी मर्जी है, आप अपनी जो क्वेश्चन की हेडिंग है वहीं शुरू पे लिख लें। अब प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की मर्जी है कि ऑर्गेनिजम्स का आप यहीं पे लिख दें प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, और उसके बाद वो पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनेली, वो भी आप क्लोरोप्लास्ट लिख दें, बेशक यहीं पे लिख देंगे जिस तरीके से मैंने आपकी बुक के पेज 121 पर लगाया, वहाँ से कर ले। सो हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 7 की, कि स्टेट द मेन पर्पज़ ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। अब आपने सेलुलर रेस्पायरेशन का मेन पर्पज़ बयान करना है। क्या है, मैंने आगे ही लिख दिया, एक छोटा सा इसका जवाब था। तो सेलुलर रेस्पायरेशन का जो मेन पर्पज़ है ना, वो ये है टू प्रोड्यूस ATP। ATP को प्रोड्यूस करना है। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। और फिर मज़ीद इसका क्या काम है कि
प्रोवाइड करना एनर्जी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड्स और सैम्पल्स। आपने वर्ड्स और सैम्पल्स दोनों में इक्वेशन लिखनी है फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन। पेज 124 आपकी बुक के पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन 8 का आंसर। सबसे पहले वही बात, ग्लूकोज फार्मूला पहले भी बताया था कि इसका आप इस तरीके से भी याद रखते हैं, CHO 612 साथ में आपके पास ऑक्सीजन, उसके O2 ठीक है मॉलिक्यूल्स हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 प्लस वाटर H2O। सिंपल सा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। दिस इज़ द इक्वेशन, ये आप लोगों के पास इक्वेशन है, ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। सो हम जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पायरेशन। अब एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन का क्या रोल है, इस पर आपने एक ब्रीफ सा नोट लिखना है। पेज 127 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ। ये इलेक्ट्रॉन है, अब पूरा भी ELECTRON लिख सकते हैं, बट मैंने जगह कम होने की वजह से ना इस तरीके से लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो ऑक्सीजन बड़ा एक इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल, एक अहम रोल प्ले करती है। क्यों करती है? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के एंड पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर्मिंग वाटर, मकसद क्या है, उसने वाटर को भाई फॉर्म करना होता है। दिस अलाउज, ये अलाउ करता है किसकी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है पार्टिसिपेशन करना, हिस्सा लेना, किसकी, ATP की प्रोडक्शन के लिए, और विच इज़ वाइटल फॉर सेलुलर एनर्जी। और फिर वो मजीद किसके लिए वाइटल है, अहम, वाइटल का मतलब होता है अहम, ठीक है, इंपॉर्टेंट होना, फॉर सेलुलर एनर्जी, सेल की एनर्जी के लिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ये छोटा सा है, मतलब बड़ी टू द पॉइंट बातें। आपने अगर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो ये फिर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, फ़ौरन से आपको समझ आएगा और याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि डिफाइन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन। ये आपकी बुक के पेज 124 और 125 पर आपको मिल जाएगी। तो ये देख लिए प्यारे बच्चों, 124 पेज पर मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन वाला टॉपिक ओपन कर लिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है वो सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अकर होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में पाई जाती है, उस रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन को आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है उसने आपसे एन एरोबिक रेस्पिरेशन की डिफाइन मांगी है, तो इसमें भी वही है कि सेलुलर रेस्पिरेशन डेट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या पढ़ा था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन एरोबिक में आप क्या पढ़े हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो तभी आपको बताया था कि बायो में जहाँ कहीं भी एक लफ्ज़ आ जाए ना, कोई डेफिनेशन है, कोई पॉइंट है, उसका मतलब होता है नॉट। और इस केस में भी तो ऐसा ही हुआ है ना, एरोबिक, और ये यहाँ पे आया ना एनारोबिक ए, तो इसका मतलब बस यही है कि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, नॉट। एब्सेंस का मतलब होता है ना गैर मौजूदगी, नॉट आप कह सकते हैं, नहीं होना। आगे आपके पास है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी सा है। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स, वो एंड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो लास्ट पे आपको मिलती हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एन एरोबिक कौन सी रेस्पिरेशन, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के दौरान होती है। किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की और यीस्ट की। मैंने इसका आंसर नीचे ही लिख दिया कि द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज लैक्टिक एसिड, ये एसिड है ACID, ठीक है, ACID एसिड। और एंड इन यीस्ट इज इथाइल अल्कोहल, ये ETHYL है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर आपको यहाँ से मुश्किल हो रही है तो आप अपनी बुक का पेज 125 ओपन करें, वहाँ पर मैं आपको एक बार इसको बता देती हूँ। तो प्यारे बच्चों 125 जो आपका बुक का पेज नंबर है, इस पर आपने अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन का पढ़ा है। इसी के ये आगे आपने इसमें पढ़ा था ना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, जब आप इसको डिटेल लेक्चर इसका किया होगा तब की बात हो रही है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर यहाँ पर आप लोग देखें कि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, हम इन पॉइंट्स को छोड़ दें, अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड को, हम जस्ट बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देन देखिए आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, लैक्टिक एसिड है, यही बताया था मैंने आपको। और जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे होंगे इन यीस्ट, तो आपके पास इथाइल अल्कोहल एंड प्रोडक्ट है। ये वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। टू द पॉइंट बात करें तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो आपका एग्जाम वाला पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी नज़र से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQs भी हर बार आता है, ये अच्छे से याद रखना है। एंड प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या है, एनिमल्स के केस में क्या है, यीस्ट के केस में क्या है, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में क्या है, या लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के केस में क्या है। तो लैक्टिक एसिड से पता चलता है लैक्टिक एसिड, या और अल्कोहलिक से क्या है, इथाइल अल्कोहल है। और यीस्ट और एनिमल्स से अच्छे से याद रखना है, ठीक हो गया ये वाला।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। हाउ डू मसल रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। वो कहता है कि मसल्स जो हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को ड्यूरिंग द इंटेंस एक्सरसाइज। जब आपको बहुत ही एक्सटेंस मतलब का बहुत ज़्यादा ना, जब आप काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज मतलब पूरे जोश के साथ एक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब आपके पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको सांस सा चढ़ने लग जाता है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी आपको आ रही होती है। तो इसका आंसर भी आपको आपकी इसी पेज बुक के नीचे ना 132 जो आपका पेज नंबर है यहाँ पर मैंने लिखा है। क्या होता है कि व्हेन स्केलेटन मसल्स, एज इट इज़ आपने बुक वाली लाइन कॉपी करनी है, व्हेन स्केलेटन मसल्स रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, देन क्या होगा कि बट ऑक्सीजन सप्लाई, बट नहीं करना तो बेशक ना कीजिएगा, ऑक्सीजन सप्लाई इज़ नॉट सफिशिएंट, ये काफ़ी नहीं रहती है आपके लिए टू फुलफिल द डिमांड, आपकी डिमांड को, आपकी ज़रूरत को, आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं रहती है। तब क्या होता है कि स्केलेटन मसल्स कैरी आउट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इस केस में स्केलेटन मसल्स जो है वो कैरी आउट करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को टू गेट एनर्जी। एनर्जी तो उन्होंने अब किसी न किसी तरीके से लेनी है, ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट अमाउंट है वो उनके लिए उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही होती, तब वो सारा लेते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एनर्जी को हासिल करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वेज इन विच रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन द बॉडी, आपको आपकी बुक के पेज 128 पर मिलेगी। ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपने कर लेने हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड माइटोसिस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और साथ में आपके पास क्या है कि ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन, रिमूवल भी कर सकते हैं ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा।